हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के सोशल साइंस में जो आपके पास 4 बुक है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में आपके पास टोटल 4 बुक है। उनमें से जो हम बुक कवर कर रहे हैं वो है कंटेम्परेरी इंडिया, कंटेम्परेरी इंडिया 2। ये वाली टेक्स्ट बुक होगी आपके पास। हो सकता है कि कलर दूसरा हो आपके पास, लेकिन बुक का नाम यही होगा, कंटेम्परेरी इंडिया 2, ए टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर 1 का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उन 2 लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करके और इंस्टीट्यूशन यूज करके। देन हमने ब्रॉड कैटेगराइजेशन पढ़ा था रिसोर्सेज का। ठीक है, उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या किया था कि जो कैटेगराइजेशन हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, उसको डीप डाउन पढ़ा हमने। उसके अंदर जाके हर एक कैटेगरी को डिटेल में हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज किया गया है और किस बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। उससे पहले आपके पास ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ये लेक्चर देखने से पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम। पेन या पेंसिल ले लो और ये चैप्टर ओपन कर लो एनसीईआरटी में। ठीक है, हम डिट्टो उसको पढ़ेंगे। कोई वर्ड मीनिंग अगर मुझे ऐड कराना है तो वर्ड मीनिंग में ऐड कराऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मुझे ऐड करानी है तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कराऊंगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर बुक में ऐड की जा सकती है तो बेटर है, नहीं तो आप सेपरेट एक कॉपी रखिए अपने साथ और उस कॉपी के अंदर उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज वाइटल है। वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट है, एक तरह से इंपॉर्टेंट, जरूरी है, नेसेसरी भी बोल सकते हो। ठीक है, एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए हम लोगों को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि बेसिकली जो हम कुछ कर रहे हैं, जो हम लग्जूरियस लाइफ जीते हैं या जैसे भी लाइफ हम जी रहे हैं, उसके लिए हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे अगर हमें कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है तो हमें व्हीकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो भी रिसोर्स को ही डेवलप करके बनाया गया है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी को यूज करके रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उनको बदल लेते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं और ईज ऑफ लिविंग करते हैं, मतलब उससे हम आसानी से हम लोग जी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो वहीं पे हमने ये देखा था कि रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए। It was believed that resources are फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये माना जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमें नेचर में फ्री में मिले हैं। ठीक है, लेकिन हमने पहले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि ऐसा एक बिलीव है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो फ्री नहीं है। उनको निकालने का एक कॉस्ट होता है। हमेशा हमें एक टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो रिसोर्सेज की वैल्यू को नहीं समझते हैं, इसलिए हम उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं। सॉरी, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब है कि भेदभाव के साथ यूज करते हैं। अगर हमें रिक्वायरमेंट कम होती है और अगर हमें लग रहा है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है तो हम उसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। जैसे ये चीज़ जनरली देखी जाती है वाटर के यूसेज के साथ, कि वाटर को बहुत ज़्यादा हम वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो हमारे पास बहुत सारा है, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन फ्री, तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो वो हो गया इनडिस्क्रिमिनेट यूज। ठीक है, तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, मतलब एक भेदभाव के साथ हम उनको यूज करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब हो गया भेदभाव। एंड दिस हैज लेड टू
फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, इसकी वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हमने बहुत प्लेंटी यूज़ कर लिया है, ये देख के कि ये फ्री में अवेलेबल थे, ठीक है, और उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर लिया और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग गई। जैसे हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे जंगल्स हैं, तो उनको कटाई कर दो, तो जंगल्स को काट के हमने वहाँ पे शहर बसा दिए, वहाँ पे हम लोग खेती करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में चेंज आए, ठीक है, और वो चेंज बहुत ही हार्मफुल है। उन चेंज की वजह से क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट बढ़ गया इन्वायरमेंट में, ठीक है, रेन पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर, ओवरऑल क्लाइमेट जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस का वो चेंज हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हुए हैं, किस वजह से, जब ह्यूमन बींग्स ने ये सोच के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है कि बहुत प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है और उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर लिया, ठीक है, एक जुडिशियस वे में यूज नहीं किया। जुडिशियस वे मतलब समझदारी भरे वे में उनको यूज नहीं किया और उनको ऐसे ही यूज करते गए। क्या क्या प्रॉब्लम हुई, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डिप्लीशन मतलब उनका खत्म हो जाना, ठीक है, कम हो जाना, ठीक है, खत्म तो नहीं बोलेंगे, कम हो जाना उनका, डिक्रीज हो जाना। डिप्लीशन को एक तरह से आप डिक्रीज ही बोल सकते हो, ठीक है। तो रिसोर्सेज कम होने लगे फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लीशन मतलब कुछ लोगों की ग्रीड जो है उसको पूरा करने के लिए, कुछ लोगों का की ग्रीड जो थी इतनी बढ़ गई, उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया और इसलिए रिसोर्सेज जो है वो कम होने लग गए। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, कहीं एक जगह पे उनको बहुत सारे रिसोर्सेज को हमने जमा कर लिया, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपने बेनिफिट के लिए रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया, जमा करना स्टार्ट कर दिया। इन फ्यू हैंड, कुछ हाथों में, विच इन टर्न, जिसकी वजह से डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो हमारी बट गई, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हो गए जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन है। कैसे हुआ, क्योंकि उनके पास पैसे थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया और रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए या टेक्नोलॉजी को ओन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई। तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो दो भागों में बट गई और उन दो भागों को बोला जाता है हैव्स। हैव्स वो हैं जिनके पास सब कुछ है, जो रिच पर्सन है उनको बोला गया हैव, और जिनके पास नहीं है कुछ भी उनको बोला गया हैव नॉट। ये जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी की, हैव्स और हैव नॉट, ठीक है, ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने दी थी। कार्ल मार्क्स ने पहली बार ये चीज यूज की थी। हैव्स उनको बोला था कार्ल मार्क्स ने जिनके पास सब कुछ है, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, और हैव नॉट उनको बोला था जिनके पास कुछ भी नहीं है सोसाइटी में, जो गरीब तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको उन्होंने बोला था दे आर हैव नॉट, ठीक है। और रिच एंड पुअर, तो हैव्स वो हो गए जो रिच हैं और पुअर हो गए हैव नॉट। ये क्लासिफिकेशन दी थी एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, फिलोसफर भी बोल सकते हो, कार्ल मार्क्स। देन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, ठीक है, मतलब कोई ज्यादा यूज कर रहा है बहुत, कोई किसी से यूज ही नहीं हो पा रही बातचीत, तो इनडिस्क्रिमिनेशन आ गया, भेदभाव हो गया। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन मतलब, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब हो गया कि जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, उनको एक्सप्लॉइट करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन जो हुआ है, मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, कुछ ऐसे थे जिनको बहुत कम यूज़ किया, तो ये एक इनडिस्क्रिमिनेशन आ गया, भेदभाव हो गया रिसोर्सेज के यूज़ करने में। तो उसी को हम बोलेंगे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया, इकोलॉजी में क्राइसिस आ गया। जैसे मैंने आपको समझाया था पहले भी कि बहुत सारे फॉरेस्ट को हमने कट कर दिया। जनरली ये माना जाता है कि किसी भी कंट्री में एक स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, किसी कंट्री में 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, फॉरेस्ट कवर किसी भी कंट्री में जनरली 33% होना चाहिए। ऐसी कंट्री मतलब भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसमें 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 23% है। तो ये भी एक डाटा है जिसको आप याद रख सकते हो कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर लगभग 23% है, होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। क्लियर है? सो ये हुआ क्यों,
इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन के कारण, कि हमें लग रहा था कि जंगल ही जंगल है, सफाई करो, काटो, और वहाँ पे अर्बनाइजेशन लाओ, इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, कमर्शियल एक्टिविटी करो, एग्रीकल्चर करो, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे जंगल पड़े हैं। तो इस चक्कर में हम लोगों ने सारे जो फॉरेस्ट थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और फॉरेस्ट कवर अब जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे भी कम चला गया है। इंडिया में 23% है, होना चाहिए 33%, लगभग 23% है, 23-24% के राउंड, होना चाहिए 33%। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पे 33% से ज्यादा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 33% से कम है। नाउ इससे इकोलॉजिकल ग्लोबल क्राइसिस आ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई क्योंकि हार्मफुल गैसेस बढ़ गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था। फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ले ही नहीं ट्री, क्यों? क्योंकि हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई इन्वायरमेंट में। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट हम फिर कभी समझेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट ये होता है, सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि सन से आने वाली जो रेज होती हैं, वो रेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, वो रेज उस मॉलिक्यूल से पास होकर नीचे आ जाती हैं पृथ्वी पे। लेकिन जब पृथ्वी से वापस से सनरेज, वापस से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती हैं, ऐसा होता है कि अर्थ जितनी सन रेडिएशन लेता है उतनी ही मोस्टली वो वापस से इन्वायरमेंट में इमिट कर देता है अर्थ। तो अर्थ जब वापस से इमिट करता है रेडिएशंस को, तो जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो उन रेडिएशंस को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, ठीक है। इसकी वजह से जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस जो गैस है उसने एक इफेक्ट कर दिया कि उस रेडिएशंस को वापस से इन्वायरमेंट में नहीं जाने दिया। ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने फॉरेस्ट कट कर दिए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज जो है वो ज़्यादा हो गई हमारे इन्वायरमेंट में। तो क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन का भी एक मेन रीजन है ये, ठीक है, कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोगों ने इमिट किए, जो ग्रीन हाउस गैसेज हम लोगों ने इमिट की, उसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया। डिप्लीशन का मतलब है कि उसको एक तरह से वो खत्म होने लग गया, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से बचाती है। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आ पाती, क्योंकि ओजोन लेयर बीच में प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी तक आएंगी तो वो हार्मफुल कैंसर और बहुत सारी बीमारियां कोज करेंगी। तो वो जो ओजोन लेयर की विड्थ है वो कम होने लग गई धीरे धीरे। इस वजह से, किस वजह से? क्योंकि हम लोगों ने इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ दिया, नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज कर लिया जो नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर दिया हमने, लैंड को डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड मतलब लैंड की क्वालिटी को खराब कर दिया, लैंड पोल्यूशन करने लग गए हम लोग, ठीक है। जब रहते हैं कहीं पे तो लैंड को पोल्यूटेड कर देते हैं वहाँ पे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो नेचुरल लैंड थी वो वैसी नहीं रही। तो ये साइड इफेक्ट आए किस वजह से? जो इन्वायरमेंट में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, एक भेदभाव से उनको यूज किया, तो उसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई। अब एक ये एक्टिविटी गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, ये आपको करनी है स्कूल में या आपके अड़ोस पड़ोस में आप इसको कर सकते हो। इमेजिन द ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड, कि ऑयल की जो सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी वन डे, एक दिन तो होनी ही है वो खत्म वैसे भी, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड है। हाउ वुड दिस इफेक्ट अवर लाइफस्टाइल? तो इससे हमारे लाइफस्टाइल पे क्या फर्क पड़ेगा? आजकल आप जो भी काम देखोगे, ऑयल एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी नहीं चल सकती। क्योंकि आप देखो, जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होके आती हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट किससे चलता है? वो ऑयल से ही चलता है, डीजल से चलेगा या पेट्रोल से चलेगा मोस्टली। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी अगर ऑयल खत्म हो गया तो फिलहाल। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी पे शिफ्ट करें, ठीक है, व्हीकल्स को। प्लान ए सर्वे इन योर कॉलोनी और विलेज टू इन्वेस्टिगेट पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड recycling of domestic or agriculture waste. Ask question about how do they think about resources they use, जो resources वो use करते हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। What is their opinion about the wastage and its utilization, उनका वेस्टेज जो हो रहा है या उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो हो रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है, क्या विचार है, उनका ओपिनियन जानना है। एंड कोलाज यूर रिजल्ट, और आपने जो रिजल्ट गैदर किए इनसे, ये क्वेश्चन जो पूछ के उनको आप इकट्ठे करके लिखिए।
ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एक अच्छी एक्टिविटी है। अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे पूछिए ये क्वेश्चन कि वो क्या सोचते हैं अबाउट द रिसोर्सेज दे यूज, जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, और क्या उनका ओपिनियन है उनके वेस्टेज के बारे में और उनके यूटिलाइजेशन के बारे में। ये एक्टिविटी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी कर सकते हैं, अपने नेबरहुड में कर सकते हैं, ठीक है, या अपने स्कूल में भी कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने रिजल्ट्स को फिर एक जगह पे लिख लीजिए। देन एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल है मतलब इक्वल, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अब फिर ह्यूमन बीइंग्स ने ये सोचा कि अगर हम लोगों को ग्लोबल पीस बनाए रखना है, ठीक है, जैसे ग्लोबल पीस कैसे बनाए रखना है, जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलने लग गए। क्यों? क्योंकि अर्थ का इन्वायरमेंट जो है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो बर्फ पिघल गई। अब बर्फ पिघल के कहाँ आएगी? सीज में, ओशियन में, सी में आएगी। और जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज आइलैंड कंट्री वो बोलते हैं, उसको कंट्री को बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आइलैंड कंट्री जो है बहुत सारे वो सबमर्ज हो गए सी में, पूरे के पूरे सी में डूब गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से जो ग्लोबल पीस है वो डिस्टर्ब हो गई। वो लोग बोलने लग गए ये बात, उन आइलैंड्स पे जो लोग रहते थे अब वो कहाँ जाएं? तो ग्लोबल पीस डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो एक सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने के लिए हम लोग, फिर ह्यूमन बीइंग्स ने सोचा कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का। तो उसके लिए अलग अलग इंटरनेशनल फॉर्म बनाई गई, अलग अलग इंटरनेशनल कम्युनिटीज डेवलप की गई, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जो ये डिसाइड करती हैं अब कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। वो हम आगे अभी पढ़ेंगे भी। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब एक तरह से खत्म होना बोल सकते हो आप, कि नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरह से अभी खत्म हो रहे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, मतलब कुछ लोग और कुछ कंट्रीज मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसा है तो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी है तो रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज किया जा सकता है। तो उनके पास अनफेयर एडवांटेज है रिसोर्सेज को यूज करने का, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। तो अगर ऐसा ही रहा तो हमारे जो हमारा प्लेनेट है उसका फ्यूचर डेंजर में है, क्योंकि उससे क्या होगा? और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, और ज्यादा उसके साइड इफेक्ट होंगे फिर, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ हैं अर्थ पे, उन सब की एक सस्टेन कराने के लिए उन सबको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है किसका? ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ का। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमें आज की नीड भी फुलफिल करनी है और फ्यूचर की नीड को भी फुलफिल करना है। ऐसे रिसोर्सेज को हमें इस तरह से यूज करना है कि आज की नीड भी पूरी हो जाए और फ्यूचर की नीड भी पूरी हो जाए, ठीक है। तो फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रेजेंट की नीड को पूरा करेंगे तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी गिवन भी आपकी बुक में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये, मींस डेवलपमेंट या डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट हम डेवलपमेंट करें लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, क्योंकि इन्वायरमेंट को डैमेज करके अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो वो खतरनाक होगा, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, कि हम जो डेवलपमेंट करेंगे उसमें हम फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज ना करें। मतलब हम ऐसा ना करें कि सारे के सारे रिसोर्सेज को आज ही यूज कर ले, फ्यूचर की जनरेशन अपना देखेगी कि उसको कैसे करना है, ठीक है। ये माइंडसेट ना रखें हम लोग ऐसे यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज को कि हमारा आज का काम भी चल जाए और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है
उसके लिए भी बच जाए। तो ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझाया गया है कि क्या होता है एनसीईआरटी में। देन अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंटरनेशनल फॉर्म्स बनाए गए, कि भाई बात होने लग गई कि भाई जो ये डेवलपमेंट हो रहा है और जहां पे इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि उससे तो ग्लोबल क्राइसिस आ गया था, कुछ कंट्रीज का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया था जो आइलैंड कंट्री थी। ठीक है, तो उसके लिए एक समिट हुई रियो डी जनेरियो में। रियो डी जनेरियो एक प्लेस का नाम है, ये एक प्लेस है। कहाँ है ये? हुए ब्राजील में। ब्राजील में एक प्लेस है रियो डी जनेरियो। ब्राजील की कैपिटल क्या है? कैपिटल बताओ ब्राजील की क्या है? ठीक है, ब्राजील की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको पता होनी चाहिए कि ब्राजील की कैपिटल क्या है, या फिर आप लोग अपनी कॉपी में देख के नेट से या कहीं से भी, जहां से भी आप पता कर सकते हो, ब्राजील की कैपिटल लिखोगे ब्राजील की कैपिटल क्या है। ठीक है, ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है ब्राजील? ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, साउथ अमेरिका। तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में 1992 में एक समिट हुई, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग आए, बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग आए। ठीक है, क्यों आए? क्योंकि वो इन्वायरमेंट का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन चाहते थे, कि कैसे हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें कि आज का टाइम भी हम उनको यूज कर पाए और फ्यूचर की जनरेशन भी उनको यूज कर पाए। ठीक है, तो इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ द स्टेट, जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गया? वैसे तो हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है इंडिया में? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है पीएम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पीएम ही माने जाएंगे, ये एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट वही कह रहा है, लेकिन वैसे एक्चुअल में हेड ऑफ द स्टेट देखोगे तो प्रेसिडेंट होगा इंडिया में, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। वो मिले, कहाँ मिले? रियो डी जनेरियो। ये एक शहर है कहाँ पे? ब्राजील में। क्यों मिले? फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहली बार इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई। ठीक है, द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, किस चीज के लिए, किस चीज को एड्रेस किया इस समिट ने? कि जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो रही है, कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, उसके लिए ये समिट हुई थी। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, और ग्लोबल लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक, दो से मिलके बना है ये, सोशल और इकोनॉमिक, कि सोशल डेवलपमेंट भी हो, सोशली भी ग्रो करें, सोसाइटी ग्रो करें, और इकोनॉमिकली भी ग्रो करें। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट भी हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, दोनों तरह का डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए पहली बार 100 हेड्स ऑफ स्टेट मिले रियो डी जनेरियो ब्राजील में, कि हम लोग इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन पे चर्चा करेंगे और ओवरऑल वर्ल्ड में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए हम मिलेंगे। ठीक है, द असेंबल्ड लीडर्स साइंड ए डिक्लेरेशन, उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किए, सब ने मिलजुल के एक डिक्लेरेशन बनाया कि हम इस चीज को फॉलो करेंगे सब। ठीक है, ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, किस चीज पे था वो डिक्लेरेशन? क्लाइमेट, ग्लोबल में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे रिलेटेड और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स्ड, इंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज को मतलब बढ़ावा देना एक तरह से। ठीक है, इंडोर्स करना। द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडोप्शन एजेंडा 21। एजेंडा 21 बेसिकली क्या था कि जब तक 21st सेंचुरी आएगी तब तक हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को सही कर लेंगे, जो चीज़ें अभी खराब हो रखी हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उन सब को हम सही कर लेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को। ये था एजेंडा 21 इसलिए था कि 21st सेंचुरी जब आएगी तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये बात चल रही थी 20th सेंचुरी की, ये मीटिंग हुई थी 20th सेंचुरी के लास्ट में। तो उनका ये मानना था कि 21st सेंचुरी जब आएगी तब तक हम सब चीज़ों को सही कर लेंगे। इस एक डिक्लेरेशन पे उन सब ने साइन किए। फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएं, प्राप्त कर पाएं 21st सेंचुरी में, इसके लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया। और ये कहाँ हुई? रियो डी जनेरियो ब्राजील में। देन एजेंडा 21,
It is a declaration signed by world leader in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. अब ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुई थी, ठीक है, उसको बोला गया यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशन मतलब नेशंस ने मिलके, यूनाइट करके, ठीक है. और यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो 1945 में बना था, ठीक है, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, UNCED. इसके अंडर में 1992 में बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट मिले और उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया कि हम 21st सेंचुरी तक आते आते जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके कंसेप्ट को लागू कर देंगे, ठीक है. विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. इट एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज एन एजेंट टू कम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज, ठीक है. किसके लिए था ये? जो इन्वायरमेंट में डैमेज कोज कर चुके थे हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, तो उसको सही करने के लिए था, ठीक है. पॉवर्टी को कम करने के लिए, डिसीज को कम करने के लिए थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, कि सब लोग मिलजुल के कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, और जुडिशियसली यूज करेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज को, और जो डिप्लीशन हुआ है जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उस सब चीज को हम ठीक करेंगे. ये यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ. ऑन कॉमन इंटरेस्ट, सबके कॉमन इंटरेस्ट देखे गए, म्यूचुअल नीड्स देखी गई आपस में, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. अब एक एजेंडा 21 तो सभी गवर्नमेंट्स ने मिलके, सभी गवर्नमेंट्स के हेड्स ने मिलके साइन किया, और फिर उसमें एक चीज ये निकाली गई कि लोकल लेवल पे भी आपको सबको अपना अपना एजेंडा 21 बनाना है, ठीक है, और उसको लागू करना है, ताकि हम लोग 21st सेंचुरी तक आते आते सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लागू कर पाए, ठीक है. तो ये हमारा लेक्चर 3rd था, जो चैप्टर 1 चल रहा है एनसीईआरटी में उसका, क्लास 10th का, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिटेल में आपको समझाई गई हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखें दोबारा से, ठीक है. सिर्फ वीडियो देखना आप दूसरी बार, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.